हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शुएब एंड यूर ट्यूनिंग इनटू शुएब्स वाइब स्टेशन। आज की पॉडकास्ट में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है बाईपास सर्जरी। और बाईपास सर्जरी होती क्या है, इसको पूरा समझने के लिए हमने आज दावत दी है पाकिस्तान के यंगेस्ट कार्डियोथोरैसिक सर्जन को, जिनका नाम है डॉक्टर एहसन मेमन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेहतरीन, बहुत अच्छे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप यंगेस्ट कार्डियोथोरैसिक सर्जन हैं, तो आप अपनी जर्नी सबसे पहले बताएं कि आपकी जर्नी क्या थी, आपने इतनी जल्दी क्यों करी कोई ट्रेन छूट रही थी, क्या हो रहा था? नहीं, बस ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि सारी चीज़ें क्विकली टाइमली होती चली गई। जर्नी स्टार्ट तो बेसिकली मैंने हैदराबाद से ग्रेजुएशन किया है। हम लोग शुरू से वहीं से बिलोंग करते हैं। कराची में हम 2009 में मूव हुए। मेरी फैमिली असल में सारी डॉक्टर है। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरे सारे बहन भाई, अब जो है मेरी बेगम, सारे सब लोग हम डॉक्टर्स हैं। तो पूरा एक बैकग्राउंड डॉक्टर्स का था, पर सर्जन कोई नहीं इसमें। तो इस सर्जरी का मुझे कार्डियक सर्जरी फैसिनेट तो शुरू से करती थी कि यही करनी है, और स्पेशली थोरैसिक सर्जरी उस टाइम पे। और हैदराबाद में कार्डियक और थोरैसिक का अभी तक भी कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैंने ग्रेजुएशन किया इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। वहाँ से फिर मैं मूव हुआ यहाँ पे अपनी हाउस जॉब के लिए। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब किया। वहीं पे मैंने अपना जो एग्ज़ाम्स थे कॉलेज के ये क्लियर किए, और जिना से मैंने ट्रेनिंग की है। पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो दूसरे हर जो समझे कि रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में ही मैं तकरीबन एट सम पॉइंट रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी बेसिक कोर ट्रेनिंग थी ये सारी तबाहट की थी। यहाँ से फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए ओटेक सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के लिए कनाडा चला गया था, अल्बर्टा। वहाँ का वो रेफरल सेंटर है, नॉर्थ अमेरिका का बहुत समझेंगे मशहूर सेंटर है, मदन कवासी। वहाँ से ट्रेन किया। देन आई केम बैक लाइक 2018 में वापस आए और यहाँ तब ज्वाइन किया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाईपास सर्जरी। तो सबसे पहले आप आम ज़बान में ही बताएं कि बाईपास होता क्या है? बाईपास सर्जरी बेसिकली की जाती है शरियानों की ब्लॉकेज के लिए। ये शरियाने अगर 2 या 3 से ज़्यादा ब्लॉक हैं, और इसमें ब्लॉकेज भी क्रिटिकल नौयत की है कि जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स भी हो रहे हैं और एंजियोग्राफिकली ये क्रिटिकली ब्लॉक्ड है, तो इसको रिलीव करने के लिए हम एक बाईपास बनाते हैं। बाईपास बनाते कैसे हैं कि एक वेन लेते हैं पैर से, और उसको हम ज्वाइन करते हैं मेन शरियान में। मेन शरियान के बाद जो शरियान ब्लॉक है, जो हिस्सा उसका ब्लॉक है, उससे आगे उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। तो आप समझे एक ऑल्टरनेट रूट बन जाता है सप्लाई का। जो नेचुरल रूट था जहाँ से जाता है ब्लड वहाँ से ब्लॉकेज थी, उससे आगे हमने एक ग्राफ्ट लगा दिया। तो वहाँ से अभी ऑल्टरनेट रूट के थ्रू जाता है। इसको बाईपास कहते हैं। बेसिकली इसको बाईपास कर दिया ब्लॉकेज को। तो जो ब्लॉक आर्टरी है वो वैसी ही रहती है, आप लोग उसके ऊपर से फिर बाईपास एक बना देते हैं? जी हाँ, जो ब्लॉकेज है वो अपनी जगह रहेगी, उसको उससे आगे हम एक ग्राफ्ट लगा देंगे। ब्लॉकेज के रीजंस क्या होते हैं? रीजंस तो कई सारे हैं। जो मेन मैं कहूँ अगर जो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं, वो सबसे पहले है लाइफस्टाइल हमारा। दूसरा है जेनेटिक्स, किसी को फैमिली हिस्ट्री है इस चीज़ की। खाना पीना जो आजकल है वो स्ट्रेस, पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा हो, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं। कैल्शियम अगर डिपोजिशन किसी की ज़्यादा है, उसमें आजकल तो यंग एज में बहुत ज़्यादा आ रहा है। पहले तो ये बूढ़ों की बीमारी थी, लेकिन अभी तो ये लाइक 20% ऑफ द पेशेंट्स आई ऑपरेट वो लेस देन 45 भी आ रहे हैं। अच्छा, ब्लॉकेजेस को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, यही? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अच्छा, अर्ली साइंस जो आते हैं कि भाई किसी को हार्ट अटैक होने वाला है या फिर उसको ब्लॉकेजेस हैं, तो वो कौन से साइंस होते हैं जो बंदा जो है वो एक एहतियात से, मतलब सोच समझ के जो है वो डॉक्टर के पास जाए या फिर उसकी एहतियात करना स्टार्ट कर दे पहले से? ये भी वेरी करता है। दो अलग क्वेश्चन हैं कि अब इसमें अर्ली साइंस क्या है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोगों को जो है ना, वो ज़्यादातर लोगों को चेस्ट पेन होता है, दिल पे बिल्कुल यहाँ पे सेंट्रल चेस्ट पेन होगा टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड। कुछ लोगों को हाथ में जाता है, कुछ लोगों को गले में, यहाँ पे जॉज में जाता है, कुछ लोगों को बैक पे भी जाता है।
दूसरा इसमें सांस फूलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जब भी ये हो रहा होगा तो उस वक्त ब्रेथलेसनेस होगी। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को पेन जो है ना कम महसूस होता है उमूमन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। अब इसमें उनको सिर्फ जो अलार्मिंग चीज़ होती है उनके लिए वो होता है ब्रेथलेसनेस, सांस का फूलना शुरू होता है कभी कभी एक्टिविटी पे, कभी कभी बैठे बैठे भी। तो ये एक साइन है जिससे अलर्ट हो जाना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग इज़ नॉट राइट, ये कुछ करने की ज़रूरत है। तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आम तौर पे तो डॉक्टर के पास जो है वो वैसे ही ईयरली आपको चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि अब यंग एज में ही आ रहा है ये सारा प्रॉब्लम। तो इट्स बेटर कि हर साल जो है ना एक बेसिक टेस्ट जो होते हैं वो करा लिए जाएँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल के हैं, हमारा अपना जो CBC UC ये चेक करें, रूटीन टेस्ट एक करा लेने चाहिए। अच्छा, अगर किसी को ब्लॉकेज है तो आप लोग डॉक्टर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको बाईपास की तरफ जाना चाहिए, एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना चाहिए, या फिर आप लोग मेडिकेशन से भी सही कर सकते हैं? ये है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब इसका बेसिकली हर कोई है ना फॉलो करता है कोई ना कोई गाइडलाइंस, रिकमेंडेशंस क्या हैं। जैसे हम लोग तब्बा आर्ट में फॉलो करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं तो अमेरिकन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं ACC की। यूनिवर्सली ज़्यादातर जो बड़ी गाइडलाइंस है वो मोर लेस सेम ही होती हैं। वो बनी होती हैं वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्शन के बाद कि कितने करोड़ लोगों को क्या बीमारी हुई, उस पर क्या चीज़ ऑप्ट की गई और उस पर क्या ट्रीटमेंट हुआ, तो इसका क्या रिज़ल्ट आया। अब फ़िलहाल जो अभी की गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं, इस पे कैसे डिसाइड करते हैं कि एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी पे अगर इस तरह की बीमारी है जो स्टेंट इजीली हो सकता है उसमें, और पेशेंट की एज देखी जाती है, उससे बाकी सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं। बाईपास के लिए अगर सर्जरी के लिए भेजते हैं तो वो फिट भी है पेशेंट या नहीं, या बहुत ही यंग एज है, इसमें कितनी नंबर ऑफ़ वेसल्स ब्लॉक हैं, सबसे इम्पोर्टेंट शुगर है या नहीं। शुगर अगर होती है तो अब रिकमेंडेशन जो रीसेंट है उसमें यह है कि बाईपास बेहतर रहता है। नंबर ऑफ़ वेसल्स अगर तीनों ब्लॉक हैं और शुगर भी है तो बाईपास बेहतर है। इसमें एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है, बट बेहतर क्या है ये देखना है। इसमें हम 3-4 चीज़ों पे डिसाइड करते हैं। नंबर 1, रिस्क किस में ज़्यादा है। अगर एक पेशेंट है तो उससे 3 शरीयाने ब्लॉक हैं, उसको बाईपास करते हैं, उसमें रिस्क ज़्यादा है या एंजियोप्लास्टी में। उस रिस्क असेसमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि बहुत सारी चीज़ों पे एवेलुएट किया जाता है, उसकी एज पे, उसके वेट पे, उसको और कितनी और बीमारियां हैं, क्या गुर्दे तो ख़राब नहीं, कोई दिमाग की पुरानी, कोई पहले ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें देखने के बाद रिस्क असेसमेंट होती है। सेकंड चीज़ होती है कि लंबा क्या चलेगा, लॉन्जेविटी क्या होगी इस प्रोसीजर की, कि अगर हम इसमें स्टेंट डालें तो वो बेहतर है या बाईपास लंबा चलेगा। तीसरी चीज़ देखी जाती है रिपीट रिवेस्कुलराइजेशन, कि दोबारा ऐसा होने के कितने % चांस है, और अगर हुआ तो दोबारा इसको एंजियोप्लास्टी या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। इन 3-4, आखिरी चीज़ कॉस्ट है जो बाहर के मुल्कों में भी देखी जाती है कि क्या चीज़ महंगी है क्या सस्ती है, क्योंकि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम्स होते हैं। तो उस तरह से 4-5 चीज़ें मिला के फिर डिसीजन लिया जाता है, फिर पेशेंट चॉइस होती है। कभी कभी ऐसा होता है दोनों चीज़ें पॉसिबल है, और समझे पेशेंट चाहता है कि नहीं जी मुझे भले लॉन्जेविटी ना हो बट हमें बाईपास अभी नहीं कराना, हम अभी एंजियोप्लास्टी कराना चाहते हैं, बाद में जो है वो बाईपास का हुआ तो फिर देखेंगे, तो एंजियोप्लास्टी कैन बी डन। ये कोई गलत चीज़ मतलब वो नहीं है कि नॉट रिकमेंडेड हो, की जा सकती है। किसी की अगर 3 ब्लॉक हैं, आर्टरीज 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो उसमें बाईपास भी हो सकता है और एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, या ये है कि बस बाईपास की ही तरफ जाते हैं? क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये सुना है कि 3 आर्टरीज जिसकी ब्लॉक है उनको बाईपास की तरफ ही ज़्यादातर भेजते हैं। अमूमन बाईपास की तरफ ही जाते हैं, रिकमेंडेशन यही है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है किस तरह की ब्लॉकेज है, क्या एक ही शरीयान में एक से ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। जैसे आजकल डिफ्यूज़ ब्लॉकेजेस बहुत आती हैं, ऐसी ब्लॉकेजेस आती हैं कि उसमें बाईपास भी मुश्किल हो जाता है, उसको भी रिफ्यूज़ करना पड़ता है कि ये एंजियोप्लास्टी तो बहुत मुश्किल है, बाईपास भी इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं पाएगा। जैसे एक ही शरीयान में पूरी शरीयान अगर डिफ्यूज़ है, एंड में भी ब्लॉकेजेस हैं, तो फिर उसको टर्न डाउन करना पड़ता है कि इसको या मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना पड़ता है कि फ़िलहाल दवाइयाँ ही ये भी ऑप्शन है। अच्छा, तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास, उसमें से दोनों में से आप क्या कहेंगे कि ज़्यादा सक्सेसफुल क्या है, मतलब लाइफ किससे ज़्यादा बढ़ती है? देखिए लॉन्जेविटी ज़्यादा बाईपास की होती है, लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करके फिर डिसीजन लिया जाता है, सिर्फ लॉन्जेविटी के ऊपर नहीं। कोई यंग पेशेंट है फॉर एग्जांपल, उसका अगर हम 40 ईयर्स की एज में बाईपास करते हैं तो उसकी भी एक लाइफ है, वो उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो रीडू बाईपास है या दोबारा बाईपास करना हो, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट,
ये कोई आसान काम नहीं है, इसका रिस्क पहले से कई गुना ज़्यादा होगा। और उस वक्त खैर क्या ऑप्शन होंगे ये आज हम नहीं जानते, लेकिन उससे आज से 15 ईयर्स बाद, 15 साल के बाद अगर उसको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो उस वक्त एंजियोप्लास्टी पॉसिबल भी होगी या नहीं, या दोबारा से बाईपास पे जाना पड़ेगा, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे तो मैंने बताया ना कि जो रिकमेंडेशन है उसकी बेसिस पे देखा जाता है, पर्सनल बेसिस पे नहीं। अच्छा, बाईपास सर्जरी के दौरान होता क्या है, आप अगर लेमैन टर्म्स में बता सकें? बाईपास सर्जरी के दौरान हम ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाते हैं तो सबसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं ताकि बेहोश हो जाए, उसे कुछ महसूस ना हो, सुनाई ना दे। बड़ा प्रोसीजर है, तो उसमें पेन रिलीफ का बहुत ख्याल रखना होता है। इसके बाद हम सारे अपने प्रोटोकॉल्स पूरे करके नीट क्लीन करके पेशेंट को यहाँ से एक कट लगाते हैं सेंटर बोन में, ताकि अंदर अप्रोच किया जा सके हार्ट को। इसके स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब तो बड़ा सब इक्विप्ड हो गई हैं सारी चीज़ें। तो उसमें अंदर जाके फिर हम एक आर्टरी हार्वेस्ट करते हैं इस जगह से, इसको IMA कहते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ये प्रूवन है कि इसकी पेटेंसी, इसका लंबा चलना सब ग्राफ्ट से ज़्यादा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि ये आर्टरी ज़रूर हर बाईपास में एक ही होती है, यहाँ लगाई जाए। तो ये समझें कि ये आर्टरी हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बाईपास की मशीन पे डाला जाता है ताकि हार्ट को अरेस्ट किया जा सके। अरेस्ट करने के बाद जो है वो हार्ट को सारी सर्कुलेशन चलती है बाईपास की मशीन के थ्रू। इसमें ध्यान रखा जाता है कि सारी बॉडी की से सप्लाई या मुख्तलिफ टेस्ट बीच में होता रहता है, जिसमें वो इक्वलेंट रहे, बिल्कुल ऐसी रहे जैसे नॉर्मली हार्ट पंप कर रहा होता है। इसमें उमूमन 50-60 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है जिसमें मशीन पे होता है पेशेंट। और उस दौरान अरेस्टेड हार्ट पे हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम बाईपास बनाते हैं, यहाँ से वेन से भी पैर से भी एक वेन लेते हैं, तो उसमें एक हिस्सा लगाते हैं मेन शरेयान पे, एक हिस्सा ब्लॉकेज के बाद। इसी तरह ये जो आर्टरी ली है इसको भी ब्लॉकेज के बाद ज्वाइन कर देंगे, इसका दूसरा हिस्सा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से अटैच्ड होती है। तो इस सब के बाद जो है वो बाईपास की मशीन से उतारा जाता है, सारी चीज़ें चेक की जाती हैं दोबारा से। फिर एक TEE टेस्ट होता है जो ट्रांसएसोफेगल एको कहलाता है। इसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही देखा जाता है मुँह से प्रोब डाल के इको के ज़रिए कि सारी चीज़ें फंक्शनिंग सही कर रही हैं या नहीं। उसके बाद ड्राई किया जाता है पेशेंट, माना उसकी जितनी ब्लीडिंग सब चीज़ें कंट्रोल करके दोबारा चेस्ट क्लोज कर दिया जाता है। चेस्ट क्लोज करने के बाद ICU में शिफ्ट किया जाता है और कुछ घंटों बाद वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। अच्छा, जो आप लोग ये हड्डी यहाँ से काटते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत होती है, ये सारा काम भी आप लोग ही कर रहे होते हैं? नहीं, ये हम लोग ही करते हैं, पार्ट ऑफ हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इसमें ये जो हड्डी है इसके लिए स्पेशल सॉ होती है, एक्सटर्नल सॉ, उससे काटी जाती है और दोबारा स्टील वायर से हम ज्वाइन करते हैं इसको। तो जैसे एक आम हड्डी जुड़ने में 6 से 8 हफ्ते लेती है, इसको भी 6 से 8 हफ्ते लगते हैं पूरी तरह से यूनाइट होने में। अच्छा, कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट है बाईपास एंजियोप्लास्टी के अलावा? ये दोनों अगर नहीं करवानी या ये दोनों नहीं है तो फिर इसके अलावा कोई और चीज़ है? देखिए, प्रूवन ट्रीटमेंट्स जो हैं जिसमें ब्लॉकेज ख़त्म कर दी जाए वो तो अभी तक यही है। प्रूवन जब भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब कि कई पेशेंट्स, कई लाखों पेशेंट्स देखने के बाद जो चीज़ एविडेंस बेस्ड सामने आई वही आई। लेकिन हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो दवाइयाँ हैं बड़ी अच्छी आ रही हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जा सकता है। उसमें ब्लॉकेज ख़त्म होना या कम होने का तो मैं ज़्यादा श्योरली नहीं कह पाऊँगा, लेकिन यह है कि जो आने वाली ब्लॉकेजेस हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं या काफ़ी हद तक समझें कि रुकी जाती हैं। कि जैसे किसी की समझें 70% ब्लॉकेज है तो अब 70 से 80 में उसको जाने में से 3 महीने लगने थे या 6 महीने लगने थे, दवाइयों से शायद वो बहुत डिले हो जाती है, ये पॉसिबल है। सक्सेस रेट क्या होता है बाईपास सर्जरी का? बाईपास सर्जरी का सक्सेस रेट तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिसेंट ईयर्स में है। एक आम बाईपास जो है वो उसकी मोर्टेलिटी अगर हम कहें या उसका रिस्क कहें तो वो तकरीबन कोई 1.2% इस तरह से हो गया है, एक बिल्कुल बेसिक बाईपास सर्जरी। लेकिन हाँ, ये रिस्क 20% तक भी जाते हैं, डिपेंड करता है केस टू केस, पहले से क्या बीमारियां हैं, किस नौइयत का बाईपास है। रिसेंट ईयर्स में तो काफ़ी वेल इक्विप्ड हो गई है हर चीज़, मशीन के हवाले से भी, दवाइयों के हवाले से भी और हमारी एक्सपर्टीज़ के हवाले से भी, क्योंकि बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया है अभी। अच्छा, सर्जरी के बाद इंसान नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है या फिर उसको मेडिकेशंस पे भी रहना होता है, या बहुत एहतियात वगैरह आप बताएं कि क्या करनी होती हैं? लाइफ नॉर्मल से बेहतर गुजार लेता है सर्जरी के बाद, क्योंकि उसका जो नॉर्मल होता है वो तो नॉर्मल नहीं होता, तभी वो हॉस्पिटल जा रहा है और
टेस्ट करा रहा है मुख्तलिफ या सर्जरी कराने आया है, उससे बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कार्डियक पेशेंट की बड़ी इम्पेयर्ड होती है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर सकता है, ना चल सकता है, हर वक्त ये डर होता है अटैक हो जाएगा, सांस उसका फूल रहा होता है, तो वो बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है उसकी। तो जैसे ही ये ग्राफ्टिंग हो जाती है या उसकी ब्लॉकेज रिलीव हो जाती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रामेटिकली इम्प्रूव होती है, मतलब वो सारी फंक्शन वो कर सकता है जो मैं और आप कर सकते हैं। जो हीलिंग टाइम है सर्जरी का, दैट इज़ 6 वीक्स, कि 6 हफ्ते लगते हैं इस हड्डी को जोड़ने में, जो किसी भी हड्डी को जोड़ने में लगते हैं। उसमें कुछ एहतियात होते हैं, बाकी इसके अलावा कोई ऐसे मेजर प्रिकॉशंस हम नहीं देते। झुकना, वज़न उठाना, मोटरसाइकिल चलाना, रक्शे में बैठना, गाड़ी ड्राइव करना, ये सब मना होता है 6 वीक्स तक। लेकिन वॉक रोज़ाना करनी होती है, सीढ़ियाँ जो है चढ़ सकते हैं, जितने बाकी रूटीन के काम हैं वो अपने कर सकते हैं। जिम जा सकता है? जिम आफ्टर 6 वीक्स। आफ्टर 6 वीक्स जा सकता है? यस यस। अच्छा, बाईपास सर्जरी की कितनी कॉस्ट आती है एस्टिमेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? ये अब ये भी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वो होता है कि कितनी कॉस्ट, और बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है आजकल कॉस्ट, क्योंकि सारा जो कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, खर्चा आ रहा होता है बेसिकली हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं वो NGO सेटअप हैं या समझे कि नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, वो खुद से ही जो खर्चा आता है बस वही चार्ज करते हैं। तो उसमें जो डिस्पोजेबल्स आइटम्स इस बाईपास में यूज़ होते हैं वो बहुत कम कंपनीज़ बनाती है दुनिया में, क्योंकि बेस्ट कंपनीज़ को ही चूज़ किया जाता है, और सारी कंपनीज़ FDA अप्रूव्ड होती हैं। तो अब उसमें जैसे जैसे डॉलर फ्लक्चुएट करता है, यहाँ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हालात कैसे रहते हैं, उस पर बड़ा वेरी करता है कि क्या कॉस्ट होगी। जैसे आजकल अगर हम कहें तो एक तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए एक सिंपल बाईपास पे खर्चा आ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अगर गवर्नमेंट साइड जाएं तो गवर्नमेंट साइड भी सही होता है इलाज? जी जी जी, बाईपास देखें जहाँ भी हो रहा होगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू सर्जन आता है और उसके बाद भी स्क्रूटनी कंटिन्यूस होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा कोई हायर हो गया तो अब उसके रिज़ल्ट्स चेक नहीं किए जा रहे। जैसे हमारे यहाँ है तो हमारा पूरा डेटाबेस डेवलपमेंट, एक डेटाबेस बना हुआ है जिसमें रिज़ल्ट सारे चेक होते हैं, मीटिंग्स होती हैं एक सर्टेन टाइम पे, और एक चेक एंड बैलेंस होता है हर चीज़ का, और अपने रिज़ल्ट्स कंपेयर किए जा रहे होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। तो हमारे यहाँ अगर हम समझें कि कोई सर्जरी या सर्जन ऑपरेट कर रहा है तो उसको एवरी 3 मंथ पे उसका डेटा चेक किया जाएगा, और उसमें भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे रिज़ल्ट्स हैं तबार्ट के। दूसरा जो कॉस्ट के हवाले से बात है, इसमें बहुत सी जैसे गवर्नमेंट में तो फ्री हो जाता है, लेकिन वहाँ फिर प्रॉब्लम आता है डेट्स का, सर्जरी की ज़ाहिर है बहुत रश होता है, और एक लोड सर्टेन लोड ही वो अकोमोडेट कर सकते हैं। जो बाकी सारा फिर फ्लो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे हमारे पास है कि हमारे यहाँ वेलफेयर सेटअप है, तो इसमें जिसके पास पैसे नहीं होते उसके 75% पैसे ऑफ हो जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और उसकी सर्जरी हो जाती है। और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल ये चीज़ें ऑफ़र करते हैं ताकि सर्जरी टाइमली हो जाए। ये सर्जरी ऐसी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा डिले किया जा सकता हो। आपने टाइम की बात करी है, तो अगर किसी की 3 आर्टरीज ब्लॉक हैं तो उसका कितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए बाईपास? देखें, जब बेसिकली एंजियोग्राफी पे पता लगता है कि तीनों शरियाने ब्लॉक हैं, अगर ये पता लग ही है तो अब डिले करने का रीज़न समझ नहीं आता कि क्यों डिले किया जाए। कोई क्या ऐसा रीज़न है कि आपने एक टेस्ट कराया, उसके बाद अगर ये ब्लॉकेज सामने आ गई तो अब जितना जल्दी होना चाहिए हो सकता है उतनी जल्दी करा लेना चाहिए, उसको डिले करने का पॉइंट नहीं। क्योंकि एंजियोग्राफी तभी उमूमन यहाँ पे लोग कराते हैं जब अटैक हो। जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं इसमें जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास, तो उमूमन आप देखेंगे तो वो एक अटैक के साथ ही एंजियोग्राफी हुई है और वो आ रहे हैं। तो अब बेसिकली और वेटिंग फॉर अनदर अटैक के, खुदा ना खास्ता कोई दोबारा भी अटैक होने के चांसेस हैं। और जितने अटैक्स होते जाएंगे दिल कमज़ोर होता जाएगा और सर्जरी का रिस्क भी बढ़ता जाएगा, या इवन एंजियोप्लास्टी का भी रिस्क बढ़ता जाएगा। तो बेहतर यह है कि जब पता लग जाए तो फिर करा लें। किसी ने अगर बाईपास करवा लिया तो सुनने में आता है कि भाई इसकी तो 10 साल लाइफ बढ़ गई है, 10 साल के बाद जो है वो वापस से बाईपास करवाना पड़ेगा, क्या ये बात सच है? नहीं, जो बेसिकली ये भी एज ए इंडिविजुअल बेस पे नहीं देखा जाता, ये भी ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पे देखा जाता है।
और जितना डेटा देखा गया है उसमें लाइफ बाईपास की जो लाइफ है ये काफ़ी ज़्यादा ही होती है। ये नंबर्स में कहना मुश्किल होता है कि किसी एक पेशेंट की हम बता सकें। एज अ ग्रुप बात करें तो ये 20 इयर्स से ज़्यादा बड़ी होती है लाइफ बाईपास की। और इसमें जो हम ये मैंने आपको बताया कि जो आर्टरी लगाते हैं दैट इसकी लाइफ तो 25 इयर्स पे भी 90% से ज़्यादा होती है, तो ये चलती रहती है। लेकिन ज़ाहिर है अब उसके बाद अगर एहतियात नहीं करेंगे, वही सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी जो फैक्टर्स थे, तो जो अगली ब्लॉकेज है, जो समझे जहाँ हमने बाईपास किया उससे आगे भी ब्लॉकेज आ सकती है, क्योंकि शरेआन तो वही है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दोबारा आ जाएगी ब्लॉकेज। वो उस पर डिपेंड करता है कि फैक्टर्स पेशेंट के क्या हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, किसी को बहुत यंग एज में हुई है डिज़ीज़, इसका मतलब डिज़ीज़ प्रोसेस बहुत फास्ट है, तो उसकी अगली ब्लॉकेजेस भी जो आनी है वो तेज़ आनी है। किसी का अगर लाइफ स्टाइल बहुत पुअर था, हेल्दी नहीं था, वो अगर उसी तरह कंटिन्यू करता है तो दोबारा उसी तरह से ब्लॉकेज आनी है। तो यस, इट कैन हैपन कि जल्दी आपका दोबारा से ये बंद हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। मेजॉरिटी पेशेंट्स में यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर 20 इयर्स। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए कि हमें जो है वो बाद में बाईपास की ज़रूरत ना पड़े, या फिर जो है वो हार्ट अटैक ना हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो वह होना लाजमी है, ऐसा कुछ है? लाजमी का तो नहीं कह सकते, लेकिन फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत प्रोन है वो पेशेंट कि ये ऐसा हो जाए, ख़ास तौर पे अगर वो एहतियात ना करे। तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो सीरियल चेकअप कराएं। 35 ईयर्स की एज के बाद जो है वो रूटीन चेकअप्स अपने स्टार्ट कर दे, ताकि शुरू में ही तशख़ीस हो जाए कि जी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसमें जो भी जनरल प्रैक्टिशनर या कार्डियोलॉजिस्ट उसके पास जाके उसको जो है ना वो अपने रूटीन टेस्ट जो है ना वो दिखाता रहे, और जैसे जैसे वो कहें तब तब फॉलोअप होता रहे, तो वो उसका ख्याल रखेंगे। मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स में स्टार्ट कर दी जाती हैं पहले से ही जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और यंग एज है, तो उसमें बेहतर है कि ये सारे टेस्ट कराए जाएं, रूटीन अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है ना वो कराते रहें। जितना एहतियात करेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, उतना डिले होती जाएगी ये चीज़। यही चीज़ और जल्दी भी हो सकती है अगर बिल्कुल ही एहतियात छोड़ दें और ये चीज़ें फॉलो ना करें। तो कैल्शियम स्कोर करके एक टेस्ट होता है जिसमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, तो वो हम यंग एज में भी करवा सकते हैं या जब मतलब बहुत बड़े? कैल्शियम स्टोरिंग बड़ा अच्छा टेस्ट है, इसको जो है वो किसी भी एज में करा सकते हैं। इसमें एक समझे बड़ा स्ट्रांगली पता लग जाता है कि कैल्शियम डिपोजिशन है कितनी, क्या कोरोनरी आर्टरी जो शरेआन है दिल की, इसमें ब्लॉकेज शुरू हो गई है और कितनी नौयत की पहुंच चुकी है। ये लीड करता है कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या नहीं, कोई दवाइयाँ जो है अगर चेंज करने की, एहतियात करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर किसी का 0-0 भी आता है तो उसको भी ख्याल करना है कि हो ना जाए। बहुत से लोग कराते हैं, उनका बिल्कुल क्लियर आता है और वो समझते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि 0-0 आ गया, इसी को मेंटेन करना है। तो इसलिए सीरियली ये भी कराने में बड़ा सस्ता सा टेस्ट हो जाता है आजकल। ये एंजियोग्राफी और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो महंगे प्रोसीजर्स हैं और डायरेक्टली ऐसे बगैर शुबे के नहीं किए जाते, इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं। ये एक तरह से लीस्ट इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव तरह का प्रोसीजर है। मिनट्स में हो जाता है, रिपोर्ट भी फ़ौरन आ जाती है, एक आम डॉक्टर भी देख के बता सकता है कि इसमें कुछ है नहीं, तो उसको फॉलो किया जा सकता है। सिर्फ इसमें कैल्शियम की ब्लॉकेज आती है या कोलेस्ट्रॉल की भी, या दूसरे जो मटेरियल्स ब्लॉकेज कॉज करते हैं उसकी भी आती है? कैल्शियम स्कोर टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उमूमन इसमें तो कैल्शियम डिपोजिशन की आती है, लेकिन जो भी कोलेस्ट्रॉल या प्लाक होता है उसमें कैल्शियम भी कुछ ना कुछ होता ही है। तो अगर उसमें कोई भी परसेंटेज आएगी कैल्शियम की, इतना इसका मतलब डिपोजिशन है। तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह बच सकते हैं दिल की बीमारियों से? इस पहले तो लाइफ स्टाइल जो है ना यंग जनरेशन वो बेहतर करे। ये जो शुरू से ही एक होता है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल और एक्टिव लाइफ स्टाइल कि जी खाने पीने में भी एहतियात करनी है, दूसरा एक्टिव भी होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर जो देखें लोग तो वो जिम जाने का या कोई एक्सरसाइज करने का, वॉक का, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है या नहीं है। सारा दिन ऑफिस टाइमिंग, सेडेंट्री सा लाइफ स्टाइल है, ये ख़त्म हो तो यही फ़र्स्ट स्टेप है कि यहाँ से शुरू करें। इवन अगर जैसे ऑफिस में भी हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता। मैं खुद अगर देखा जाए तो बड़ा कम इस तरह का टाइम मिलता है, लेकिन उसमें बेहतर ये है कि जहाँ है ना वहीं कोशिश करेंगे
बजाय इसके कि फ़ोनों पे एक दूसरे से बात करने के उसके पास चले जाएं, लिफ्ट में जाने से बेहतर है कि सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, वहीं कहीं वॉक शुरू करें किसी ना किसी तरीके से। जो लाइफस्टाइल बाहर के खाने का है ये थोड़ा सा कट डाउन करने की बड़ी ज़रूरत है पूरी दुनिया को ही। अब सारा शिफ्ट हो गया है घर के खानों से, बाहर पे ही चले गए, तो वो भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। फिर जिनका पहले से ही जैसे हमने बात की कि फैमिली हिस्ट्री है या कोई रिस्क फैक्टर ऐसा है जो पता है, तो फिर उनको ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, परेशान होने की नहीं, कॉशियस होने की, कि उसको जो है चेक कराते रहें और अपना एक डॉक्टर मुख्तस कर लें कि जी इसके पास हम साल में जाके कुछ टेस्ट करा के दिखा दिया करेंगे। तो वो पहले ही इसका अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसको कंट्रोल करना थ्रू मेडिसिन इज़ ईजियर देन बिफोर, कि पहले तो पता ही नहीं लगता था या ऐसी दवाइयाँ नहीं थी, अब तो आ गई है। तो अगर पहले पता लग जाए तो ये चीज़ बहुत डिले या ख़त्म भी की जा सकती है। एक बार हो गई उसके बाद रिवर्स करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए अगर किसी को एकदम से चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है या वो कोलैप्स हो गया, तो फैमिली को क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो वो बर वक्त जो है वो उसका इलाज हो सके? देखिए, जो अगर पहले से ही पता है किसी का कि ये चेस्ट कार्डियक पेशेंट है, तो फिर तो एक ज़बान के नीचे रखने वाली गोली उमूमन पेशेंट्स को पता भी होती है, आजकल फैमिलीज़ को भी पता होती है, उनके पास होती भी है, तो वो ज़बान के नीचे रख के और रश करना चाहिए टुवर्ड्स क्लोजेस्ट कार्डियक इमरजेंसी, जो भी करीब में इमरजेंसी है। मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए हैं, तो चेस्ट पेन यूनिट्स, यहाँ पे जाके और एडमिट कराना चाहिए पेशेंट को। उसमें वो ईसीजी करते हैं, एक ट्रोपोनिन का टेस्ट करते हैं अटैक के लिए, उसमें फिर आगे पता लगता है कि किस तरह से इसका आगे इलाज करना है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं बाईपास सर्जरी के? कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी की होती हैं वो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन बड़ी मिनिमाइज़ हो गई है, मतलब उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम हो गई है। लेकिन इसमें जो मेजर रिस्क फैक्टर पहले हुआ करता था, स्ट्रोक, फालिज का अटैक, इस ऑपरेशन में बड़ा कॉमन था लेट 90s अर्ली 2000s में। अब ये नेग्लिजिबल या बहुत कम हो गया है स्ट्रोक। इसकी प्रिवेंशन मेजर्स कहें कि बहुत बेहतर हो गई हैं। तो ब्लीडिंग दूसरा रिस्क फैक्टर होता है, बड़ी सर्जरी कोई भी हो तो उसमें एक ब्लीडिंग एक रिस्क फैक्टर होता है, ये भी बहुत कम हो गया है। वेल ट्रेंड अगर सारा अमला है, यही सारा दिन अगर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर हो गई है। जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड कुछ चीज़ें होती हैं, वो नमोनिया या इस तरह के इन्फेक्शंस, ये है, इसका भी रिस्क बहुत मिनिमाइज़ हो गया है। अच्छा, आप बताएं कि आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हैं अगर आपसे किसी को कंसल्टेशन लेनी हो तो? मैं सिर्फ तब्बा हार्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बुलाया।